हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट एक दो दिन के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई 2025। तो आज क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली लॉन्च हो रहा है। कोऑपरेटिव्स कहाँ काम में आएंगे, आपको जीएस पेपर 2 में भी काम में आएंगे, जीएस पेपर 3 में भी काम में आएंगे। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी। सेकंड टॉपिक इज एम एस स्वामीनाथन लेगेसी इन मैंग्रोव। मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव एक तरह का ट्री है और वो आपको सीधे सीधे ज्योग्राफी में या इन्वायरमेंट में या कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है। थर्ड इज पीएम मोदी विजिट टू मालदीव्स। मोदी जी मालदीव्स गए हैं। मालदीव से हमारे रिलेशन खराब चल रहे थे और अचानक से वापस अच्छे होने दिखाई देने लग गए हैं, तभी मोदी जी वहां पे गए हैं। तो ये थर्ड टॉपिक होगा। इसके पहले हमने जो जो क्वेश्चंस करे थे उसके मॉडल आंसर्स होंगे और नए नए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे आपके लिए। साथ साथ आप जो भी नया वोकेबलरी सीखते हो, जो भी नए कीवर्ड सीखते हो, आप करंट उन सबको कमेंट में मेंशन कर सकते हो। नया वोकेबलरी, नए जो भी कुछ आप कीवर्ड्स सीख रहे हो उसको कमेंट में मेंशन करो। इससे क्या होता है, आपका रिटेंशन जो है वो पहले से ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। व्हाट इज नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह has unveiled a new national cooperative policy replacing one in place for the past 23 years। तो कोऑपरेटिव्स के बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा। अभी हम डिटेल में कोऑपरेटिव समझते हैं। कोऑपरेटिव के ऊपर एक सीधे सीधे मिनिस्ट्री है और नेशनल कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? अमित शाह ही हैं। ये होम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ में कोऑपरेटिव पॉलिसी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर हैं। तो उसके पहले बहुत साल पहले 2002 के अराउंड में कोऑपरेटिव पॉलिसी आया था और अभी हम जाके सीधे सीधे कोऑपरेटिव पॉलिसी अब लेके आए हैं। तो पहले अब बात करते हैं कोऑपरेटिव्स हैं क्या, कोऑपरेटिव्स होती क्या है। Cooperatives is an organization or business that is owned and operated by a group of individuals who share a common interest, goal और need। तो ऐसे सैकड़ों या हजारों इंडिविजुअल जो एक जैसा कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल, कॉमन नीड शेयर करते हैं, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बोलते हैं। These individuals, known as members, participate in the cooperative activities and decision making, typically on a one member one vote basis। ये जितने मेंबर यहाँ पे होंगे, वन मेंबर वन वोट होगा, ये काम भी करेंगे और साथ साथ डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करेंगे। मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव इज टू मीट द इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल नीड ऑफ इट्स मेंबर। जो भी मेंबर्स का इकोनॉमिक नीड होगा, सोशल नीड होगा, कल्चरल नीड होगा, वो ये कोऑपरेटिव उनको पूरा करके देगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उनका एम नहीं होता। एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स को लेके आना, है ना, कोऑपरेटिव को बेच देना, ये भी इनका एम नहीं होता है। कोऑपरेटिव स्पिरिट, कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड वॉलेंटरली, वॉलेंटरली मतलब खुद से, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशन थ्रू अ जर्नी ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। तो ये डेफिनेशन सीधे सीधे पीआईबी का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट का होता है। तो ये डेफिनेशन आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स याद रख सकते हो। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ऑटोनोमी है ना, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स, ये सब कंसर्न फॉर कम्युनिटीज, ये कोऑपरेटिव्स का मोटो होता है। अब नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2002 के बाद से आ रही है। इस बार का विजन क्या है? सहकार से समृद्धि। सहकार, कोऑपरेटिव को हिंदी में सहकार बोलते हैं। समृद्धि मतलब एक तरह से आप एबंडेंस लेके आ रहे हो, वेल्थ लेके आ रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समृद्धि बोलते हैं। सहकार से समृद्धि, एम्पावरिंग एंड एक्सपैंडिंग ग्रास रूट कोऑपरेटिव। ग्रास रूट कोऑपरेटिव को एम्पावर करना है। In sync with United Nations declared International Year of Cooperative, the ministry also launched a National Action Plan। मिनिस्ट्री ने नेशनल एक्शन प्लान भी लॉन्च किया है। इंडिया के लीडिंग कोऑपरेटिव्स कौन है? अमूल का नाम आपने जरूर सुना होगा, अमूल का दूध आप जरूर पिए होगे। इफ्को का भी नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ये फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है, फार्मर्स से रिलेटेड है, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स है। प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस थ्रू इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ये इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगा के, डिजिटल प्लेटफॉर्म लगा के, डॉक्यूमेंटेशन से ये लोग क्या करते हैं? एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस वो करते हैं। इंडिया कोऑपरेटिव्स ग्लोबली एज स्केलेबल कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल। हम लोग इंडिया जो है कोऑपरेटिव्स को वर्ल्ड में एक कम्युनिटी ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल्स के नाम से हम लोग इनको प्रमोट करते हैं। इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से भी जाना जा रहा है ना, 2025। तो इस साल हम क्या कर रहे हैं?
ग्लोबल अवेयरनेस जगा रहे हैं कोऑपरेटिव्स को लेकर, इनकरेज गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी टू एक्टिवली सपोर्ट कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सक्सेस स्टोरी भी शोकेस कर रहे हैं, promote policies and practices that enable cooperatives to thrive, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज लेके आ रहे हैं जो कोऑपरेटिव्स को थ्राइव करने के लिए बोल रही है। पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू क्रिएट अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन in 2021 signaled a renewed commitment to revitalizing this sector. 2021 में यूनियन मिनिस्टर ने डिसीजन किया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट करना है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट करना है। तो 2021 के बाद से और ज्यादा कमिटमेंट देखा गया है ना। उसके पहले कब देखा गया था? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था, जब कोऑपरेटिव्स को एक फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया कि अगर आप एक कोऑपरेटिव बनाना चाहते हो तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट दिया गया। आर्टिकल 43 क्लॉज बी डीपीएसपी में भी डाला गया, जिसमें गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करना है ना। एक अलग से पार्ट 9 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डाला गया, पार्ट 9 है ना, और साथ में 9 बी, जिसमें आप और भी पंचायत वगैरह सीधे सीधे पार्ट होते हैं। तो ये सारा और सीधे सीधे अभी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। इंडिया हैज नियरली 8.42 लाख कोऑपरेटिव्स एंड 29 करोड़ मेंबर्स। इंडिया के पास कोऑपरेटिव में 29 करोड़ मेंबर हैं, पूरे वर्ल्ड का 27%। इफको एंड अमूल आर अमंग द वर्ल्ड टॉप 300 कोऑपरेटिव्स। महाराष्ट्र लीड्स विद ओवर 25% ऑफ ऑल कोऑपरेटिव्स। महाराष्ट्र में बहुत सारे कोऑपरेटिव हैं, खासकर शुगर केन को एक तरह से प्रोसेस करने में और वहां से शुगर निकालने में, या फिर गुड़ बनाने में, जैगरी बनाने में बहुत सारे कोऑपरेटिव काम करते हैं। त्रिभुवन दास पटेल लेड द क्रिएशन ऑफ अमूल बाई ऑर्गेनाइजिंग विलेज डेयरी कोऑपरेटिव। बहुत सारे छोटे छोटे विलेज डेयरीज को ऑर्गेनाइज करके इन्होंने अमूल की नींव रखी थी। वर्गीस कुरियन, द फोर्स बिहाइंड इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन, मेड अमूल अ नेशनल सक्सेस एंड टर्न इंडिया इनटू द वर्ल्ड टॉप मिल्क प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे त्रिभुवन दास पटेल और वर्गीस कुरियन ने मिलकर अमूल को अमूल बना दिया, जो अमूल आप आज देखते हो। की फीचर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, पॉलिसी के फीचर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव, ट्रिपल द कोऑपरेटिव सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय 2034। कोऑपरेटिव सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है उसको ट्रिपल कर देना। अभी जो कंट्रीब्यूशन है उसका 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 30% बढ़ा देना है। 50 करोड़ न्यू और इनएक्टिव सिटीजन इनटू एक्टिव कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन में लेके आना है। 50 करोड़ सिटीजन को सोचो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 कोऑपरेटिव यूनिट इन एवरी विलेज, हर विलेज में एक कोऑपरेटिव विलेज यूनिट होना चाहिए। है क्या? अभी नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में पहली बार पढ़ रहे होंगे। सेटअप 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेज, ऐसे कोऑपरेटिव विलेज जो एक मॉडल कोऑपरेटिव विलेज जैसा काम करे हर तहसील में, है ना, जो नाबार्ड सपोर्ट करे। नाबार्ड एक बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। एस्टैब्लिश पैक्स और प्राइमरी कोऑपरेटिव यूनिट इन एवरी पंचायत, हर पंचायत में प्राइमरी कोऑपरेटिव यूनिट हुए। ये नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का इस साल का ऑब्जेक्टिव है। फोकस किस पे रहे? विलेज पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल वुमेन पे, दलित पे, ट्राइबल्स पे, इन सब पे फोकस करे। एम्स टू क्रिएट 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेज पर तहसील, हर तहसील में 5 मॉडल कोऑपरेटिव विलेज खोला जाए, है ना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोऑपरेटिव, जो पुराने कोऑपरेटिव्स हैं, न्यू कोऑपरेटिव्स टू बी लॉन्च्ड इन टैक्सी। टैक्सी में सिर्फ उबर ओला क्यों काम करेगा? अलग से एक कोऑपरेटिव खुले। ग्रीन एनर्जी में एक भी कोऑपरेटिव आए, इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोऑपरेटिव आए। लॉन्च ऑफ शहकार टैक्सी इनिशिएटिव टू इंश्योर ड्राइवर सेंट्रिक प्रॉफिट मॉडल, है ना। अभी उबर और ओला जो है बहुत सारा पैसा जो ले जाते हैं प्रॉफिट के रूप में, तो शहकार टैक्सी इनिशिएटिव से क्या होगा कि वो पैसा सीधे सीधे 100% किसको मिलेगा? ड्राइवर्स को मिलेगा। और ऑब्वियसली कुछ टीम जो ड्राइवर्स की मैनेज करने का, ऐप काम करने का थोड़ा परसेंटेज उनके पास जाएगा, जिससे एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग उनके बीच हो रहा होगा। ठीक बात है। तो शहकार टैक्सी इनिशिएटिव आप सोच के देखो, आपका भाई थोड़ा पैसा कम हो जाएगा। की फीचर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी के फीचर क्या है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना। लीगल प्रोविजन को हर 10 साल में क्या किया जाएगा? रिन्यू किया जाएगा। यूथ और वुमेन का एम्पावरमेंट किया जाएगा। वाइट रेवोल्यूशन 2.0, डेयरी में और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट किया जाएगा। ऐसा प्रमोट किया जाएगा कि किसी विलेज में 50, 100, 500 ऐसे यूथ्स आए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाए और वहां से इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रो कराए, है ना। प्रोसेस लाइक रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट एंड लिक्विडेशन विल नाउ बी सिंपलर। जो भी प्रोसेस होगा खोलने का,
ऑडिटिंग का, ये सब कुछ और सिंपल 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 किया जाए। की फीचर और क्या है, सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर्स में, टूरिज्म में भी, लॉजिस्टिक्स में भी, इंश्योरेंस में भी, ग्रीन एनर्जी में भी और ज़्यादा कोऑपरेटिव्स को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी बनाई जा रही है, एक्सपोर्ट्स के लिए, एक सीड के लिए, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मार्केटिंग के लिए अलग से ये सब बनाया जा रहा है ना। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी में न्यू एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेटिव अनलिमिटेड बिजनेस इन इमर्जिंग सेक्टर, जन औषधि केंद्र टू डीजल एंड पेट्रोल पंप, पैक्स विल बिकम मल्टीपर्पस यूनिट, माइक्रो इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब कुछ वो हो रहा है, ये सब कुछ होगा और होते जा रहा है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ पे फोकस होगा, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल पे फोकस होगा, मतलब जो भी अच्छा अच्छा काम कोऑपरेटिव कर सकता है। कोऑपरेटिव्स का क्या काम होगा, ऑब्वियसली कोऑपरेटिव्स का काम जो होगा, तो कोऑपरेटिव्स का सीधे सीधे फायदा मैं आपको बताता हूँ, सीधे सीधे इकोनॉमिक फायदा तो है ही, क्योंकि नए नए इकोनॉमिक यूनिट खुलेंगे। ठीक है, सोशल फायदा है, क्योंकि ये नॉट ओन्ड बाई वन पर्सन, अंबानी अडानी और समथिंग लाइक है, ये हजारों लोग मिलके ओन करते हैं या सैकड़ों लोग मिलके ओन करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनइक्वालिटी भी कम होता है, सोशल फायदे में इनइक्वालिटी भी कम होता है और पॉवर्टी भी रिड्यूस होता है। समझ में आ रही बात, तो ये सारा फायदा सीधे सीधे कोऑपरेटिव से होने लगेगा। इन्वायरमेंटल डैमेज को भी प्रोटेक्ट करना है। चैलेंज एज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया कोऑपरेटिव सेक्टर, चैलेंजेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, यूपी बिहार में कोऑपरेटिव प्रेजेंस है लेकिन कम है, एक्सपेंशन करना पड़ेगा, लो मेंबर पार्टिसिपेशन, मेंबर्स कम है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, स्किल डेफिसिट है, लोगों के पास ट्रेनिंग नहीं है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे मान लो कोऑपरेटिव्स को अगर काम करना होगा अच्छे थे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना, एक्सेल, ये सारी चीज़ें आनी पड़ेंगी, वो सारा चीज़ का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कम है। अपॉर्चुनिटी क्या है, इकोनॉमिक इंपावरमेंट बहुत है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम पैक्स बोल रहे हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, एंड ग्रोथ इन डेयरी फिशरी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोऑपरेटिव कैन बूस्ट रूरल इनकम। ठीक है, इंक्रीज ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ेगा, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के हेल्प से जॉब क्रिएट होगा, गवर्नेंस इंप्रूव होगा, ये सारा काम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोऑपरेटिव एम्पावर स्मॉल फार्मर्स को, आर्टिजन्स को, फिशरमैन को, वुमेन को डायरेक्टली हेल्प मिलता है, रूरल इकोनॉमी को डायरेक्टली हेल्प मिलता है, सेल्फ रिलायंस डायरेक्टली यहाँ से आता है कोऑपरेटिव से। तो आई थिंक ये घुमा फिरा के सारे पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट ने एक सीधे सीधे यूनिवर्सिटी खोला हुआ है जिसको हम कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन आनंद, गुजरात। गुजरात में आनंद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भी खुला हुआ है, क्योंकि सहकारी कमिटीज, ये कम्युनिटीज कैसे काम करती हैं कोऑपरेटिव्स, आप जाके इस यूनिवर्सिटी में पूरा कोर्स लेके सीख सकते हो। मॉडल कोऑपरेटिव विलेज प्रोग्राम है, एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, व्हाइट रेवोल्यूशन, जन औषधि केंद्र, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कोऑपरेटिव्स के थ्रू से किया जाएगा, है ना। 2047 तक हमने अगर फुल्ली आत्मनिर्भर बनना है तो कोऑपरेटिव्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड, एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं जिनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, जिनको अभी भारत रत्न भी मिल चुका है, बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं। ठीक है, इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, तो इनका लेगेसी तो एग्रीकल्चर में है ही, बहुत ज़्यादा बड़ा लेगेसी है इनका एग्रीकल्चर। मैंग्रोव कंजर्वेशन में भी इनका लेगेसी है, लेगेसी इन मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड इनसाइट फ्रॉम वर्ल्ड मैंग्रोव डे। वर्ल्ड मैंग्रोव डे से हमें क्या सीखना है, वर्ल्ड मैंग्रोव डे से हमें क्या सीखना है, ये इनसाइट हमारे पास है वर्ल्ड मैंग्रोव डे से। और साथ साथ मैंग्रोव क्या है, मैंग्रोव का कंजर्वेशन कैसे करना है, इसके लिए एम एस स्वामीनाथन जी ने भी काफी काम किया। पहले मैंग्रोव्स को जान लो, मैंग्रोव्स होते कौन है। मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज है, मैंग्रोव कुछ नहीं है, ट्रीज है जो सॉल्ट को टॉलरेट करती हैं, सॉल्ट को, नमक को टॉलरेट करती है, एक तरह से समुद्र में नहीं, है ना, जहाँ रिवर का और ओशियन का इंटरफेस होता है, ओशियन जहाँ से स्टार्ट होते हैं, रिवर्स जहाँ खत्म हो रहे होते हैं, या ओशियंस के बैक वाटर में जहाँ खारा पानी तो होता है, सॉल्टी वाटर तो होता है, बट सॉल्ट थोड़ा कम होता है, वहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। कोस्टल इंटरटाइडल जोन में, है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, दे थ्राइव इन सलाइन और ब्रैकिश वाटर विथस्टैंडिंग हार्श एनवायरमेंट कंडीशन सच एज टाइडल फ्लक्चुएशन, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल। सॉल्ट टॉलरेंट होंगे, सॉल्ट को टॉलरेट करेंगे, इनका रूट एरियल होगा, हवा में निकला होगा रूट होगा, हवा से ये ऑक्सीजन खींच लेंगे, प्रॉप रूट्स होगा, वीवी पैरस होंगे, वीवी पैरस। ठीक है, वीवी पैरस, है ना, बहुत सारा सीड जर्मिनेट करेंगे और बहुत सारे अलग अलग पौधे वापस निकलेंगे, जिसको हम वीवी पैरस वो बोलते हैं।
वर्ल्ड मैंग्रोव डे, देखो ये देख रहे हो, ये एक तरह से इनकी जड़ें भी बाहर निकल रही होती हैं, इनका रूट्स, एरियल रूट्स बाहर निकल रहे होते हैं। वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। हाईलाइट्स मैंग्रोव्स रोल इन क्लाइमेट एडाप्टेशन, क्लाइमेट को एडाप्टेशन में हेल्प करते हैं, डिजास्टर का रिस्क कम करते हैं। मान लो मैंग्रोव्स बहुत सारे हैं कोस्टल एरियाज में, तो सुनामी उनामी का रिस्क कम करते हैं, और बहुत ज्यादा 2004 में चेन्नई को सुनामी से बचाने का काम आया था। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कराते हैं। द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इज प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना किसके लिए, अपने फ्यूचर के लिए, है ना। मैंग्रोव डिस्कोर्स कब से आया, यूएनडीपी एंड यूनेस्को इनिशिएटेड अ रीजनल मैंग्रोव रिसर्च प्रोजेक्ट 1988 में। 1989 में एमएस स्वामीनाथन हाईलाइटेड मैंग्रोव्स क्लाइमेट रेजिलियंस पोटेंशियल एज अ टोक्यो कॉन्फ्रेंस। टोक्यो कॉन्फ्रेंस में स्वामीनाथन जी ने सीधे सीधे एक तरह से मैंग्रोव का पोटेंशियल को हाईलाइट किया, क्लाइमेट से कैसे डील करते हैं लोग, सी लेवल राइज से बचाते हैं, सैलिनाइजेशन से बचाते हैं, साइक्लोन से बचाते हैं, है ना, क्लाइमेट एडाप्टेशन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी देते हैं, मछलियां उछलियां हमारे आसपास जीवित रहती हैं, जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ सैलिनिटी टॉलरेंट स्ट्रेट फ्रॉम मैंग्रोव टू क्रॉप, है ना, जेनेटिक ट्रांसफर वहां से जीन्स ले लेके राइस की वेराइटीज में भी ये जीन्स को डाला गया है कि बहुत सारे राइस भी हैं जो समुद्र के आसपास उगाई जाए, वो भी एक तरह से टॉलरेंट हो। किस चीज की टॉलरेंट हो, एक तरह से सॉल्ट टॉलरेंट हो। ट्रॉपिकल ट्रीज, ट्रॉपिकल, है ना, इनका जो रूट्स होता है वो बाहर निकला हुआ होता है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में आपको वेस्ट बंगाल में सुंदरी, सुंदरी करके सीधे सीधे सुंदरबन में सुंदरी करके ट्रीज हैं जो मैंग्रोव ट्रीज हैं, ठीक है। गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ वगैरह में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, अंडमान में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक। ये पूरा एरिया उड़ीसा में भी मिलेगा आपको, ठीक बात है, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा आपको, तमिलनाडु में भी मिलेगा आपको। इस पे मैंग्रोव्स पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी यूपीएससी में, ठीक बात है, ये आपको पता होने चाहिए। एमएस स्वामीनाथन कंट्रीब्यूशन टू मैंग्रोव कंजर्वेशन, इंट्रोड्यूस जेनेटिक सॉल्यूशन, प्रपोज डेवलपिंग सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप, ऐसा राइस बनाओ जो मैंग्रोव से उसका जीन्स निकाल के हम लोग इम्प्लीमेंट किए हो, सो दैट कि वो भी सॉल्ट टॉलरेंट हो जाए। एस्टैब्लिश ग्लोबल कोलेबरेशन, है ना, फॉर्म द चार्टर ऑफ मैंग्रोव, मैंग्रोव्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसका चार्टर भी एमएस स्वामीनाथन जी ने सीधे सीधे ड्राइव किया। एमएस स्वामीनाथन कंट्रीब्यूशन टू मैंग्रोव कंजर्वेशन लेड कम्युनिटी बेस्ड रीस्टोरेशन इन इंडिया, इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटीज को फॉर्म करके मैंग्रोव को रिस्टोर किया, जो मैंग्रोव धीरे धीरे लॉस होते जा रहे थे, है ना। 1980s में किया। 1980 में स्वामीनाथन फाउंडेशन रोल, रिसर्च, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज को इंटीग्रेट करने का काम किया। आइडेंटिफाइड फ्लॉड बायोफिजिकल अल्टरेशन नॉट कम्युनिटी यूजर्स एज द कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, बोला कि जो बायोफिजिकल अल्टरेशन है, मैंग्रोव्स को काट काट के छोटा करना साइड साइड से, उसकी वजह से मैंग्रोव डिग्रेड हो रहे हैं, कम्युनिटी के यूज करने की वजह से नहीं। ऐसा नहीं कि कम्युनिटी ओवर यूज कर ले रही है, ठीक है, क्योंकि आसपास से अब मैंग्रोव को काट काट के छोटा कर रहे हो तो पता चला उसका रूट्स को ही काट के छोटा कर दिया गया, है ना। तो मेन कैनाल होता है और फीडर कैनाल होते हैं, हेल्दी मैंग्रोव्स में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। डेवलप्ड फिश बोन चैनल मेथड ऑफ मैंग्रोव रिस्टोरेशन, मैंग्रोव को रिस्टोर करने का भी बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने। हाउ डिड इंडियाज मैंग्रोव पॉलिसी इवॉल्व पोस्ट 1980, है ना, कोस्टल रेगुलेशन, जो जब कोस्टल एरिया को हम रेगुलेट करेंगे, कोस्टल एरिया में क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए, उसमें भी मैंग्रोव्स के बारे में डाला गया। 2004 सुनामी के बाद बायो शील्ड, एक बायोलॉजिकल शील्ड जैसा लगा कि सुनामी से कौन बचा सकता है, मैंग्रोव्स बचा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बचाया भी इन्होंने। पोस्ट 2005 द गवर्नमेंट लॉन्च डेडिकेटेड स्कीम लाइक नेशनल कोस्टल मिशन, प्रोमोटेड रिमोट सेंसिंग बेस्ड मैपिंग टू मॉनिटर एंड रिस्टोर डिग्रेडेड मैंग्रोव, है ना। एक बार जब सुनामी में बहुत जितने भी मैंग्रोव बचे थे, उन्होंने जब आसपास के इलाकों को बचाया, तब लगने लगा कि मैंग्रोव जो है एक वरदान की तरह हैं, खासकर सुनामी के टाइम पे या साइक्लोन्स के टाइम पे। थ्रेट एज पर असेसमेंट बाय द आईयूसीएन रेड लिस्ट, ठीक है, हाफ ऑफ द असेस्ड ग्लोबल मैंग्रोव इकोसिस्टम आर एट रिस्क ऑफ कोलैप्स, 20% हाई रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग में है। थ्रेट्स क्या है, मैंग्रोव किस चीज से परेशान है, क्लाइमेट चेंज से वो भी परेशान है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटने से, डेवलपमेंट आसपास डेवलपमेंट होने से, पॉल्यूशन से, डैम कंस्ट्रक्शन से। क्लाइमेट चेंज अलोन जेपर्डाइज 1/3 ऑफ असेस्ड मैंग्रोव, जितना मैंग्रोव है 1/3 सिर्फ और सिर्फ किससे खतरे में है, क्लाइमेट चेंज से, सी लेवल राइज से। सी लेवल राइज से 25% मैंग्रोव उसमें समा जाएंगे नेक्स्ट 50 साल में। विदाउट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन बाई 2050 क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज could lead to loss of 1.8 बिलियन टन ऑफ स्टोर्ड कार्बन, वो कार्बन स्टोर्ड है और बहुत सारा जो एरिया है वो फ्लड हो जाएगा।
इंडियन मैंग्रोव वेरी इन स्टेटस, अंडमान, बे ऑफ बंगाल आर क्लासिफाइड एज लीस्ट कंसर्न, वहां पे प्रॉब्लम कम है बे ऑफ बंगाल में और अंडमान में। साउथ इंडिया इंडिया में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वेस्ट इंडिया में वल्नरेबल है। ठीक बात है। मैंग्रोव के लिए अगर हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें जो हर 2 साल में आता है, अभी इस साल वापस आएगा, इंडिया हैज 4991 ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ मैंग्रोव कवर, है ना। ग्रोथ लास्ट 2019 से 2013 तक 16 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव में ग्रोथ ही देखने के लिए मिला है। ग्रोथ मैंग्रोव वाटर को फिल्टर करता है, फिशरीज को प्रमोट करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है, लकड़ी भी दे देता है, कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो है टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। ये सारे पॉइंट्स आप मैंग्रोव्स के बारे में लिख सकते हो जब भी आपको लिखने का होगा तब। वर्ल्ड मैंग्रोव डे हम लोग मना रहे हैं, 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं, तो मैंग्रोव का कंजर्वेशन के ऊपर हमें और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो रास्ता हमें एम एस स्वामीनाथन जी ने दिखाया है उनके रास्तों पे हमें और ज्यादा एफर्ट्स बढ़ाना पड़ेगा। रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, कम्युनिटी, सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड टॉपिक, पीएम मोदी विजिट टू मालदीव्स। पीएम मोदी अभी मालदीव विजिट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी मार्क्स हिज थर्ड विजिट टू द मालदीव एंड द फर्स्ट बाई एनी हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मुइजू। अब प्रेसिडेंट साहब हैं वहां पे मुइजू, अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं, है ना। जब मुइजू साहब जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वहां पे ऑपोजिशन में थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे या नहीं थे, ऑपोजिशन में थे, तो ये कैंपेन चला रहे थे इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया आउट, इंडिया बाहर जाओ। मतलब इंडिया के बहुत सारी नेवी पर्सनल वगैरह, है ना, मालदीव्स क्योंकि इंडिया के बिल्कुल बगल में है, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट की वजह से वहां पे रहते हैं। ठीक है। और इंडिया की कंपनीज जो हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट वगैरह डेवलप करने का काम करती हैं। तो इन्होंने पूरा पॉलिटिक्स ही अपना उस पर लड़ा कि इंडिया जो है वो आके हमारे एरियाज को कंट्रोल कर रहा है, तो इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, इंडियन नेवी आउट, इंडियन रिसर्चर्स आउट। ठीक बात है। इसके बाद से जब इनकी गवर्नमेंट जीत गई, जब ये गवर्नमेंट में आ गए, जब ये प्रेसिडेंट बन गए, तो इंडिया और मालदीव्स के रिश्ते जो है खराब हो गए। ठीक है। इन्होंने थोड़ा इंडिया को गाली दिया तो इनके आसपास वालों ने बहुत ज्यादा गाली दिया, इनके जो मिनिस्टर्स लोगों ने। बदले में ये हुआ कि मोदी जी जाके लक्षद्वीप बैठ गए। लक्षद्वीप आपको याद होगा 2024 जनवरी का टाइम था, और मोदी जी जाके लक्षद्वीप में बैठ जाते हैं और बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है। मतलब लक्षद्वीप जो है वो जस्ट ऊपर होता है मालदीव्स के। ठीक बात है। इंडिया मालदीव्स के रिलेशन खराब हो रहे थे, बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि हमारे रिलेशन बांग्लादेश से भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी गवर्नमेंट चेंज हुआ है। तो लक्षद्वीप से एफर्ट हो रहा था कि लक्षद्वीप, सॉरी, मालदीव से, कि हमारा जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता जाए, है ना। मालदीव से हमने रिलेशन इम्प्रूव करने की कोशिश की, मालदीव्स ने भी साथ दिया, और वापस अभी रिलेशन अच्छा होते होते इतना अच्छा हो गया कि मोदी जी वापस कहाँ गए हैं, मालदीव्स दौरे पे गए हैं। इंडिया मालदीव्स का हिस्टोरिकल टाइज, मालदीव्स को भी ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, 1965 तक उन्होंने भी कंट्रोल किया, उसको आज़ाद कर दिया, है ना। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन वहां भी हुआ है। 65 में इंडिया रिकॉग्नाइजेस मालदीव्स इंडिपेंडेंस एंड एस्टैब्लिशेस डिप्लोमेटिक रिलेशन। हमने मालदीव्स का इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया, हमारे जस्ट नीचे ही था, है ना। हम चाहते थे 1965 में, क्योंकि हम वीक थे, इंडो पाकिस्तान वॉर उस समय हुआ था। ठीक है। अगर अगर उस समय हम चाहते, तो अगर हम उस समय मालदीव्स को बोलते कि मालदीव्स इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट बाकी पार्ट ऑफ इंडिया जो था 47 तक आज़ाद हो चुका था, अगर ये भी 47 तक आज़ाद हो जाता, मालदीव्स भी हमारे पास ही होता है। वो अलग बात हो गई, बट अभी हम बोलते हैं कि मालदीव्स जो है इज ए सेपरेट कंट्री, हमने उसको रिकॉग्नाइज किया कि यस इट इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। 1976 में मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी रिजॉल्व्स मिनिकॉय आइलैंड डिस्प्यूट। मिनिकॉय यहाँ पे आइलैंड है ना, तो ट्रीटी बना के हम लोगों ने डिस्प्यूट को सॉल्व किया। 1988 में एक ऑपरेशन होता है, 1988 में श्रीलंकन जो एलटीटी है, एलटीटी एक तरह से तमिल टाइगर्स एलम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स एलम, वो जाती है कैप्चर करने के लिए पूरी मालदीव्स को। इंडियन नेवी आती है और मालदीव्स को कैप्चर होने से बचाती है। ठीक है। एक कू का अटेम्प्ट होता है, उस कू के अटेम्प्ट होता है, यहाँ पे इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, आप कमेंट पे मुझे बताइए। 2004 में सुनामी की बात हम पिछले टॉपिक में कर ही रहे थे, तो सुनामी के टाइम पे भी मालदीव्स को हमने हेल्प किया काफी ज्यादा। 2014 में माली में, मालदीव्स में पानी की क्राइसिस हो गई, सोचो पानी से घिरा हुआ है, हमने उसको पानी पहुंचाया। कोविड में हमने उसकी हेल्प की। ठीक बात है। ये देखो, ये रहा मालदीव्स, ये रहा मिनिकॉय। मिनिकॉय इंडिया का आइलैंड है। मिनिकॉय से लेके मालदीव्स, यहाँ बीच में 8 डिग्री चैनल, है ना। अगर आप 8 डिग्री चैनल की बात करोगे, है ना,
तो 8 डिग्री चैनल इनको क्या करता है, अलग करता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को, और लक्षद्वीप इंडिया वाले पार्ट को, और सीधे सीधे मालदीव्स को 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ये पूरा पूरा मालदीव्स है। मालदीव्स का कैपिटल जो है वो कौन सा है, माले है। मालदीव्स का सिग्निफिकेंस क्या है, नेबरहुड फर्स्ट में आता है। महासागर विजन, जो इसी साल महासागर विजन लॉन्च हुआ है इंडिया का, कि हम नेबरहुड या खासकर ओशियन वाली कंट्रीज से कैसे हम डील करेंगे, उसमें आता है। स्ट्रैटेजिक है। टोल गेट बिटवीन वेस्टर्न इंडिया ओशियन चेक पॉइंट्स, एक तरह से पूरे इधर इंडियन ओशियन को इधर से कनेक्ट करता है। टोल गेट है, एक तरह से बोल सकते हो। जियो इकोनॉमिक्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उससे गुजरती है। 80% इंडिया का एनर्जी इंपोर्ट उससे आसपास से होके होता है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो नहीं है बट चाइना ने मालदीव्स के अंदर एक पोर्ट को एक्वायर कर रखा है। श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता पोर्ट को एक्वायर कर रखा है। बांग्लादेश, म्यांमार है ना, पाकिस्तान, तो एक तरह से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना ने बना रखा है। उसको काउंटर करने के लिए जो भी कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका चाहे मालदीव्स, उनसे जितना अच्छा रिलेशन होगा हमारा उतना ही बढ़िया। देखो ये मॉले पोर्ट पे किसका कब्जा है, चाइना। हम्बनतोता पे किसका कब्जा है, चाइना। ग्वादर पे किसका कब्जा है, चाइना। ठीक बात है। क्याकफू पे किसका कब्जा है, चाइना। ठीक बात है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसी को बोलते हैं। अब महासागर, महासागर इसी साल का इनिशिएटिव है। सागर 2015 में आया था, महासागर 2025 में आया है। देयर इज हाई लाइक्लीहुड दैट इस साल आप इसको एपीएससी मेंस में या यूपीएससी मेंस में देखो। एपीएससी मेंस में इट कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस में घुमा फिरा के, है ना, इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन, अफ्रीका, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। महासागर बिल्ड्स ऑन सागर बट एक्सपैंड इट्स स्कोप टू द ग्लोबल साउथ, इंडो पैसिफिक, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। महासागर का फुल फॉर्म क्या है, मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ महासागर क्या है, टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को कम करना। ठीक है। महासागर एम्स टू पोजीशन इंडिया एज अ लीडर, इंडिया को लीडर में पोजीशन करना। अब ये पहले भी मैंने आपको समझाया है सागर और महासागर में क्या डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं। सागर मतलब सिर्फ इंडियन ओशन रीजन के बारे में हम फोकस कर रहे थे। सागर एक इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसमें इंडियन ओशन की कंट्रीज से हम कोऑपरेशन बढ़ा रहे थे। बट महासागर में इंडियन ओशन के अलावा और दूर दूर ग्लोबल साउथ, ठीक है, इनफैक्ट लैटिन अमेरिका, इनफैक्ट इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, हर तरह की कंट्रीज से हम जुड़ रहे हैं। फोकस एरिया इसमें जनरली मैरीटाइम सिक्योरिटी था, इसमें बहुत सारा चीज है, ग्लोबल सिक्योरिटी भी है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसमें अफ्रीकन कंट्रीज कुछ थी, मॉरिशस, सेचेल्स, मालदीव्स, इसमें अफ्रीकन की बहुत सारी कंट्रीज है, आसियान भी है ना, पैसिफिक आइलैंड भी है। इसमें एंटी पायरेसी पे बात हो रहा था, यहाँ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज भी चल रहा है। ठीक है। इसमें सिर्फ ब्लू इकोनॉमी पे बात हो रही थी, यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह, लोकल करेंसी में ट्रेड सब हो रहा है। तो डायरेक्टली आपसे महासागर के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हो, ये सारे पॉइंट्स, है ना, हो सकता है सागर से कंपेरिजन पूछा जाए, हो सकता है सागर से कंपेरिजन नहीं पूछा जाए। ठीक है। तो सागर के पॉइंट्स एक बार देख लो, बट महासागर के पॉइंट अगर आप मेंस दे रहे हो इस साल तो आपको याद होना ही चाहिए। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, कोऑपरेशन अंदर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकसेज ऑन 5 पिलर्स। कोलंबो में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, 5 पिलर्स, मैरीटाइम सेफ्टी, टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन को काउंटर करना, ट्रैफिकिंग को काउंटर करना, साइबर सिक्योरिटी पे काम करना, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना, वो इस साल का थीम रहा था। इंडिया का सिग्निफिकेंस मालदीव्स के लिए क्या है, एसेंशियल सप्लाईज, इंडिया इज क्रूशियल सप्लायर ऑफ एवरीडे एसेंशियल, राइस, स्पाइस, फ्रूट, वेजिटेबल, मेडिसिन, हम सब किसको देते हैं, मालदीव्स को। डिजास्टर असिस्टेंट, इंडिया हैज बीन अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एड ड्यूरिंग क्राइसिस, है ना, क्राइसिस के टाइम पे हमने बहुत ज्यादा मालदीव्स की हेल्प की है। ठीक है। ज्वाइंट एक्सरसाइज भी हम एक्वेरीन करते हैं, एक्वेरीन दोस्ती। ठीक है। इंडियाज डोमिनेंस इन मालदीव टूरिज्म, हमारे बहुत सारे लोग मालदीव्स घूमने जाते हैं, आपका भी मन होगा मालदीव्स घूम के आने का। इंडिया आउट कैंपेन के बारे में हमने बात किया, इंडिया आउट कैंपेन, और मोदी जी जाके जो लक्षद्वीप बैठ गए थे इसके बारे में हमने बात किया। चाइना का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है। अभी मोदी जी वापस मालदीव्स की विजिट पे हैं। मालदीव्स का ये 60th इंडिपेंडेंस डे है, 60 साल हो गए मालदीव्स के आज़ाद हुए। तो मालदीव्स ने स्टाम्प दिया है टू मार्क 60 ईयर ऑफ इंडिया मालदीव्स फ्रेंडशिप। ठीक है। द स्टाम्प फीचर इंडियाज उरू बोट एंड मालदीव्स वधु धोनी। उरू बोट जो केरला में बहुत देखने के लिए मिलता है ना, लार्ज वुडन धो हैंड क्राफ्टेड इन द हिस्टोरिक बोट यार्ड ऑफ बीपोर केरला, वो देखने के लिए मिलता है, वो उरू बोट को इन्होंने दिखाया है। ठीक है। वरु धोनी क्या है, यूज फॉर रीफ एंड कोस्टल फिशिंग के लिए वरु धोनी यूज होता है। की हाईलाइट और क्या रहा, क्लाइमेट कोऑपरेशन, ग्रीन कमिटमेंट्स के बारे में बात किया, ज्वाइंट ट्री प्लांटिंग अंडर इंडियाज एक पेड़ माँ के नाम,
एंड मालदीव्स प्लेस फॉर 5 मिलियन ट्री प्लांटेशन कैंपेन, दोनों मिला जुला के स्टार्ट किया गया। इंडिया ने 2 भीष्म हेल्थ क्यूब गिफ्ट किया मालदीव को। भीष्म हेल्थ क्यूब मतलब चलता फिरता एक तरह से हॉस्पिटल। स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का। पोर्टेबल क्यूब, पोर्टेबल मतलब चलता फिरता, कंटेनिंग मेडिकल एसेंशियल्स, है ना, जिसको इमरजेंसी के टाइम पे या डिजास्टर के टाइम पे डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, विथ स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल इक्विपमेंट एज पार्ट ऑफ द क्यूब इट कैन प्रोवाइड मेडिकल एड टू 200 कैजुअलिटीज। 200 कैजुअलिटीज को एक साथ मेडिकल एड 72 घंटे के लिए दिया जा सकता है। देख रहे हो, ये चलता फिरता भीष्म क्यूब है, मोबाइल हेल्थ केयर सोल्यूशन है। बिल्ट अंडर इंडियाज आरोग्य मैत्री प्रोग्राम, जिसको हमने आरोग्य मैत्री प्रोग्राम के अंदर बनाया है। ठीक है, और क्या क्या किया गया इस बार? इनॉग्रेशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन माले, और बहुत सारा एमओयू भी हमारा साइन है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको हम फंड भी कर रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया है 4850 करोड़ का। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब सॉफ्ट लोन, थोड़ा थोड़ा करके आराम से वो चुका सकता है। एनुअल डेट रिपेमेंट को हमने कम किया है कि चलो ठीक है, हम तुमने पहले भी लोन लिया है, थोड़ा कम कम चुकाओ। अर्लियर मालदीव्स हैड टू पे $51 मिलियन एवरी ईयर फॉर एन $800 मिलियन लोन। अभी 40% कट करके हमने सिर्फ बोला है कि सिर्फ आप $29 मिलियन ही चुकाओ हर साल। इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन हो रहा है। मालदीव्स चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है पहले ही। ठीक है, इंडिया मालदीव्स का रिलेशन एक डिप्लोमेटिक टर्न अराउंड लेता है। देखो यहाँ मोइजू और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सब दोनों एक साथ दिख रहे हैं। मोइजू खुश दिख रहे हैं, ठीक है, मोदी जी के साथ। तो ऐसा सिनारियो 2 साल पहले तो लोगों ने एक्सपेक्ट इतना ज्यादा नहीं किया था। इसलिए बोला जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। इंडिया इकोनॉमिक असिस्टेंस, हम लोग 120 करोड़ एड इंक्रीज, है ना। ट्रेजरी बिल्स $150 मिलियन। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप मतलब मालदीव्स की करेंसी की स्वैप, और ट्रेड वॉल्यूम, ये सारा आप डेटा के रूप में याद रख सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हमने $150 मिलियन दिया था। 120 करोड़ रुपए एड में दिया, हेल्प में ही दे दिया। की फैक्टर्स इन डिप्लोमेटिक रीसेट, इंडिया प्रैग्मेटिक अप्रोच डिस्पाइट इनिशियल हॉस्टिलिटी, हमने बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच रखा। मालदीव्स इंटरनल इकोनॉमिक चैलेंज, मालदीव्स भी अंदर से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री तो है नहीं। वीजा फ्री एक्सेस फॉर इंडियन बिजनेस ट्रेवलर्स, इंडियन बिजनेस ट्रेवलर के लिए मालदीव्स वीजा फ्री एक्सेस देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट सपोर्टिंग डेवलपमेंट, बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोजेक्ट जो हमने पहले से दे रखा है वो डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा है ना। यहाँ पे मुइजू साहब बोल रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट नेबर बट ऑल्सो फूड ट्रेवलर्स, फॉर अस इट इज ऑलवेज फ्रेंडशिप फर्स्ट। ठीक है, President Muizu public statement affirming that Maldives will not do anything that would harm India's security interest marked a clear departure from the earlier rhetoric. Earlier rhetoric क्या था? India out, India out. Maldives gesture to invite PM Modi as guest of honor underlines the maturing of bilateral ties driven by realism, mutual interest and regional necessity. पूरे रीजन का भी नेसेसिटी है, मालदीव्स का भी नेसेसिटी था, हमारा भी नेसेसिटी है, क्योंकि हम आसपास कितनी कंट्री को दुश्मन बनाएंगे, भले ही मालदीव छोटी कंट्री है। In sum, India's patient diplomacy and sustained economic engagement turned a strained relationship into one of renewed trust and cooperation, exemplifying a successful recalibration in the Indian Ocean neighborhood. इंडियन ओशन नेबरहुड में हमने सक्सेसफुली अपने रिलेशन को अच्छा कर लिया। अब ये पुराना क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन, लास्ट क्लास का क्वेश्चन। इंडिया यूके रिलेशन हैव ट्रांजिशन फ्रॉम कोलोनियल डोमिनेशन टू अ मॉडर्न स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप। जो अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके रेफरेंस में बताइए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन, तो ट्रांजिशन टू स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, डिफेंस, क्लाइमेट एंड ग्रीन एनर्जी, पीपल टू पीपल, एजुकेशन, ये सारा पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। चैलेंजेस भी डाल सकते हैं, माइग्रेशन एंड वीजा पॉलिसीज, एक्स्ट्राडिशन इशूज, विजय माल्या वहीं पे है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शनिज्म, ये सारा आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम लोग लास्ट डीसीए में डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट डीसीए देखिए अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, ये एथिक्स के लिहाज से विनिंग एट एनी कॉस्ट हैज बिकम ए कॉमन माइंडसेट इन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। किसी भी कॉस्ट पे आपको जीतना है, क्या ऐसा होना चाहिए? क्रिटिकली एग्जामिन दिस एटीट्यूड इन लाइट ऑफ एथिकल वैल्यूज इन स्पोर्ट्स एंड द रिसेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो विनिंग एट एनी कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स एन अनएथिकल माइंडसेट वेयर एंड्स ओवरराइड द मींस। एंड्स ओवरराइड कर रहा है कि कैसे भी करके जीतना है मींस में, है ना। इन द वर्ड्स ऑफ स्पोर्ट्स दिस ऑफन लीड टू डोपिंग। इससे क्या होता है? लोग डोपिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मैच फिक्स करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, सिलेक्शन अनफेयर होता है। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सीक्स नॉट टू इनहेंस परफॉर्मेंस
बट ऑल्सो अपहोल्ड एथिकल वैल्यूज लाइक फेयरनेस, स्पोर्ट्समैनशिप एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, तो विनिंग ऑफ एनी कॉस्ट माइंडसेट में स्पोर्ट्समैनशिप का ही इरोजन हो रहा है, डोपिंग हो रहा है, मेंटल फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, इरोजन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, एग्जांपल्स आप डाल सकते हो डोपिंग वगैरह वाले, है ना। वैल्यूज एम्फेसाइज जो किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में, स्पोर्ट्समैनशिप, एथिक्स एजुकेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथलीट वेलफेयर। ठीक है, मॉडल आंसर में वे फॉरवर्ड क्या होगा, एथिकल ट्रेनिंग देना, जीरो टॉलरेंस फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एथिकल आइकॉन्स, राहुल द्रविड़ जैसे लोगों को लेके आना मेंटरिंग के लिए। तो ये सब करके आप इसका पूरा आंसर कंप्लीट कर सकते थे। देखो ऐसे चीजें जो हैं, है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एथिक्स में आए या GS2 में आए या कहीं भी आए, तो ये हम इसको कर रहे हैं इस बार। अभी आपको 3 क्वेश्चन दिया मैंने प्रैक्टिस के लिए, 3 टॉपिक हमने पढ़ा, वन ऑन मैंग्रोव, दूसरा ऑन कोऑपरेटिव पॉलिसी, और तीसरा, ठीक है, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर, जिसमें मालदीव्स पे आपको स्पेशल फोकस रखना है। इंडियन ओशन रीजन मतलब महासागर इनिशिएटिव को आपको दिखाना है। तो दीज आर द 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तीनों का मॉडल आंसर आपको कल के जो भी DCA होगा उसमें आपको मिल जाएगा। आप इन तीनों को लिखिए और लिख के मॉडल आंसर के साथ मैच कीजिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, जो लोग भी, जो स्टूडेंट भी यहाँ पे गुवाहाटी में हैं, वो लोग आंसर्स लेके आ सकते हैं चेक कराने के लिए, और बाकी लोग ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।